वेलकम टू फैक्ट एंड फोकस। दोस्तों, आज हम इंडिया और यूरोप के ऊपर एक जबरदस्त आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। द हिंदू में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। शशि थरूर जी यूएन के पूर्व अवर महासचिव हैं। वह तिरुवनंतपुरम से लोकसभा में चौथी बार संसद सदस्य चुने गए हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स संबंधी संसदीय स्थायी समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। वह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक हैं और उन्होंने पैक्स इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी सहित 27 और किताबें लिखी है। इंडिया और यूरोप के बीच संबंध सदियों पुराने हैं, जो ट्रेड, कल्चर एंड विचारों के आदान प्रदान से परिपक्व हुए हैं। कॉलोनियलिज्म के एक जटिल इतिहास के बावजूद दोनों के बीच एक नई साझेदारी का उदय हुआ है, जो वर्तमान वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे जैसे वैश्विक भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स विकसित हो रहा है, इंडिया और यूरोप के लिए एक साथ काम करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि साझा चुनौतियों का समाधान किया जा सके और अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाया जा सके। यह लेक्चर भारत यूरोप संबंधों के विभिन्न आयामों, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालेगा। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडिया यूरोप रिलेशंस, रिबिल्डिंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, न्यू पॉसिबिलिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप। बदलते वैश्विक परिदृश्य में नई संभावनाएं। पारंपरिक ट्रांस अटलांटिक अलायंस अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहे। अमेरिका में ट्रंप के कार्यकाल में यूरोप के पुराने सहयोगियों को वाशिंगटन पर भरोसे में कमी महसूस हुई। ऐसे में भारत और यूरोप, दो महत्वाकांक्षी मध्यम शक्तियां, मिडिल पावर्स, एक नई मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण में साथ आ रहे हैं, जो इनक्लूसिविटी, समावेशिता, रूल ऑफ लॉ एंड प्लूरलिज्म पर आधारित है। ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति में बदलाव। भारत, जो पहले नॉन अलाइनमेंट की नीति पर चलता था, अब मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति अपना रहा है, यानी अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान आदि सभी के साथ संतुलन बनाकर चलना। यह नीति भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वतंत्रता भी देती है और वैश्विक प्रभाव भी बढ़ाती है। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय ग्लोबल एक्टर बनना चाहता है। की एरियाज ऑफ इंडिया यूरोप रिलेशंस, चार मेन एरियाज है इंडिया और यूरोप के रिलेशन के बीच में। इकोनॉमिक रिलेशंस, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, ह्यूमन मोबिलिटी, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। देखते हैं फर्स्ट इकोनॉमिक रिलेशन से। आर्थिक संबंध। 2015 से 2022 के बीच यूरोपीय संघ का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 70% बढ़ा। सिर्फ फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का निवेश ही 373% बढ़ा, जो यूरोप की भारत में बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है। भारत से यूरोपियन यूनियन का आयात भी 2 गुना बढ़ा है। यह दिखाता है कि भारत एक मजबूत आर्थिक केंद्र, इकोनॉमिक हब बनता जा रहा है। भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जैसी योजनाएं भविष्य में व्यापार, ऊर्जा और नवाचार को जोड़ने वाली आधुनिक रेशम मार्ग, मॉडर्न सिल्क रूट बन सकती है। दोस्तों, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, तकनीकी साझेदारी। भारत और यूरोप दोनों डिजिटल टेक्नोलॉजी को सार्वजनिक हित, पब्लिक गुड के तौर पर देखते हैं, न कि केवल बड़ी टेक कंपनियों का क्षेत्र। दोनों पक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ओशियन सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ इनोवेशन में भी सहयोग कर सकते हैं। भारत के पास डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूपीआई, कोविन, और यूरोप के पास उन्नत तकनीकी कौशल, एडवांस्ड टेक एक्सपर्टीज। दोनों का मिलन विकासशील देशों के लिए आदर्श मॉडल बन सकता है। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन मोबिलिटी, मानव गतिशीलता। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट्स और पेशेवरों के लिए गतिशीलता समझौते, मोबिलिटी एग्रीमेंट्स, भारत के यूथ टैलेंट को वैश्विक मंच देंगे। इससे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी और बायलैटरल इनोवेशन, द्विपक्षीय नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और नॉलेज शेयरिंग किसी भी दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध की रीढ़ होती है। चौथा है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, रणनीतिक संरक्षण। भारत और यूरोप सैन्य सह विकास, जॉइंट डिफेंस डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
यूरोप भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता, आर्म्स इंपोर्टेंट आर्म्स सप्लायर है, लेकिन अब सहयोग रक्षा निर्माण और नवाचार में भी हो रहा है। दोनों पक्ष आत्मनिर्भर भारत और रीआर्म 2025 के तहत सहयोग कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और काउंटर टेररिज्म में संयुक्त पहले विश्वास का संकेत देती है। साथ ही यूरोप को पाकिस्तान द्वारा इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म के समर्थन पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। पॉलिटिकल एंड एथिकल अलाइनमेंट, राजनीतिक व नैतिक संरेखन। इंडिया एंड यूरोप दोनों ऐसी वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर का समर्थन करते हैं जो नियमों पर आधारित, रूल बेस्ड, इंक्लूसिव और मल्टीलैटरल हो। वे ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां दबाव या डोमिनेंस के बजाय डायलॉग और स्थिरता, स्टेबिलिटी से समाधान हो। दोनों का साझा विश्वास है कि ग्लोबल साउथ को और ज्यादा प्रतिनिधित्व और पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। नीड फॉर चेंज इन परसेप्शंस, मतलब धारणाओं में बदलाव की आवश्यकता। देखते हैं, रिश्ते केवल डेटा या पॉलिसी से नहीं बनते, उसमें पब्लिक सेंटीमेंट, मीडिया नैरेटिव्स, मीडिया के दृष्टिकोण और पॉलिटिकल विल, इनकी बड़ी भूमिका होती है। यूरोप को भारत को अब केवल रिलेक्टेंट पार्टनर, अनिच्छुक साझेदार की तरह नहीं, बल्कि सक्रिय और विश्वसनीय सहयोगी, एक्टिव एंड ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखना होगा। भारत को भी यूरोप के अंदर हो रहे कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल ट्रांजिशंस को समझना होगा। रायसीना डायलॉग, यूरोपीय आयोग प्रमुख की भारत यात्रा और नार्डिक व भूमध्य क्षेत्रों में भारत की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इस बदली सोच के उदाहरण हैं। कंक्लूजन में देखते हैं, अ पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर, भविष्य की साझेदारी। भारत और यूरोप के संबंध अब सिर्फ कन्वीनियंस बेस्ड नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास, फर्म बिलीफ, साझा मूल्य, शेयर्ड वैल्यूज एंड स्ट्रेटेजिक कंपल्सन्स पर आधारित है। वे मिलकर एक ऐसी ग्लोबल ऑर्डर का निर्माण कर सकते हैं जो स्टेबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, संतुलित हो। आने वाले दशक में यह साझेदारी ग्लोबल पॉलिसी में नई दिशा दे सकती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।